नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर वृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वृत्त जो होता है, सबसे पहले देखिए वृत्त चैप्टर का नाम है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल को यानी कि वृत्त को, इसका परिभाषा को हम जानने का प्रयास करते हैं कि वृत्त होता क्या है। देखिए, मान लिया कि आपके पास एक बिंदु है और मैं कहता हूँ कि इस बिंदु से समान दूरी पर आपको और भी बिंदुएं रखने हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको और भी बिंदुएं जब मैं रखने बोलूँगा तो आप बिंदुओं को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे क्या? आप ज़रा सोचिए कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ जब आप रख लेंगे तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, और इसी को अब इधर रख लेंगे तो 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। तो क्या इसको इधर या इधर रखना सही है? नहीं है ना। तो हम इसको कहाँ रखेंगे? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए आप इसको जो है साइड में, इसके किनारे किनारे ऐसे रखते जाएंगे। तो चलिए मैं एक कच्चा आकृति खींचने का कोशिश करता हूँ, एक रफ आकृति खींचने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आप बिंदुओं को कैसे रखेंगे? इस तरह से। तो देखिए, आपको ये जो है, इस बिंदुओं को जब मैं ऐसे रख दिया तो आपको बिंदु पथ दिख रहा होगा, बिंदुओं से बना एक रास्ता दिख रहा होगा जिसको हम लोग बिंदु पथ कर सकते हैं। तो बस इसी से आपका परिभाषा बन जाएगा। देखिए, ये जो बिंदु है सो निश्चित बिंदु है, तो इस बिंदु का यूज करके ही किसके किनारे किनारे पर सारे बिंदु को खींची गई है। तो हम वृत्त का परिभाषा क्या बोल सकते हैं? एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु मतलब ये बिंदु, तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को या बिंदुओं के समूह को या बिंदुओं के संग्रह को। देखिए, एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हमने बहुत सारे बिंदुएं रखा, तो इस बिंदु को रखने से जो बिंदु पथ बन रहा है, बिंदुओं को रखने से जो रास्ता जो बन रहा है या बिंदु पथ बन रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को, बिंदुओं से बने बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो बिंदु पथ है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम दिया जा रहा होगा। तो इसको हम, ये जो किनारे किनारे की ये भाग है, देखिए अभी मैं डॉट्स केवल बनाया हूँ, जब इसको मैं इस तरह से ऐसे बना दूंगा तो क्या बन जाएगा? वृत्तीय पथ बन गया। तो इसको अब क्या बोलेंगे? ये किनारे वाले भाग को बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। ये वृत्त का परिधि है। ज़्यादा सोचिए आप कि इसको, अगर बिंदुओं को मैं ऐसे रखा हूँ और ये बिंदुओं को ऐसे राउंड ना रख करके अगर मैं इसको ऐसे रखता, यहाँ पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ऐसे, तीसरा बिंदु इस तरह से ऐसे, तो ये राउंड शेप ना देख करके ऐसे लंबा दिखने लगता। तो आपको जब परिधि समझना होगा कि परिधि क्या होता है, तो अब इसको समझेंगे कि अगर मान लिया तार से बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर से काट दूंगा और इसको ऐसे लंबा खींच दूंगा, तो देखिए अभी राउंड दिख रहा है, ये क्या दिखने लगेगा? आपको लंबा दिखने लगेगा। तो इसकी जो कुल लंबाई है, यही लंबाई जो होगा सो परिधि होगा, इसकी परिधि कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे राउंड है, यहाँ पर ये लेंथ में है, तो इसी बिंदु का यूज करके, यहाँ पर जितने बिंदु है इसको यूज करके मैं ऐसे बना दिया। ये क्या हो गया? वृत्त का लंबाई, यानी कि वृत्त की लंबाई ही इसका परिधि कहलाता है। यानी कि इस भाग को आप क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। इसको आप सी से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि परिधि का अंग्रेजी होता है सरकमफ्रेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों कि ये हम लोग, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का यूज करके हम लोग सारे बिंदुओं को रखे थे, इससे समान दूरी पर रखे थे, तो ये निश्चित बिंदु कहला है। इस निश्चित बिंदु को हम लोग कहेंगे केंद्र। निश्चित बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? केंद्र। फिलहाल आप ऐसे ही देखते जाइए, उसके बाद परिधि, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, सारे चीज़ों को मैं परिभाषा एक सेपरेट पेज पे लिख दूंगा, उसको उतार लेंगे आराम से। फिलहाल अभी चीज़ों को आप समझेंगे। तो ये हो गया केंद्र। अब देखिए, ये हो गया इसका केंद्र और ये हो गया परिधि। तो केंद्र से परिधि की दूरी, ये जो हो गया केंद्र, ये हो गया परिधि। तो केंद्र से परिधि की दूरी को आप क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ आपको, वो छूट रहा था। देखिए, यहाँ पर आप असंख्य बिंदु रखे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बिंदुओं को मैं गिन पाऊंगा, लेकिन नहीं, आप बिंदु को नहीं गिन पाएंगे। यहाँ पर असंख्य, देखिए यहाँ पर और भी बिंदुएं हैं, यहाँ पर मैं जितना मर्जी चाहे बिंदु में रख सकता हूँ। तो यहाँ पर वृत्त के परिधि पर बिंदुओं का संख्या क्या है? अनगिनत है, अपरिमित है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वृत्त के परिधि पर कितने बिंदुएं होते हैं, तो आप बोलेंगे असंख्य बिंदुएं होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य, क्योंकि बिंदुओं को हम गिन ही नहीं सकते हैं, बिंदुएं असंख्य हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए उसको मैं असंख्य कह पा रहा हूँ। तो देखिए, ये
जो है अगर ये असंख्य बिंदुएं हैं यहाँ पर इस तरह से, और मैं कुछ बिंदुओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे तो असंख्य बिंदुएं हैं, बहुत सारे बिंदुएं हैं। तो इन बिंदुओं को जब इस तरह से रखा गया है तो आप देखिए इस बिंदु का यूज कर कैसे खींच सकते हैं, इस बिंदु को यूज कर कैसे खींच सकते हैं, यहाँ सेंटर से सारे को मिला सकते हैं। तो जितने भी ऐसे लाइन खींचा जाएगा ना, ये सारे के सारे त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या। तो आप बताइए कि वृत्त के अंदर कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है? ऑब्वियस बात है, एक वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है। जब इसमें असंख्य बिंदुएं हैं तो असंख्य बिंदुओं को हम केंद्र से मिला सकते हैं, तो सारे के सारे रेखाएं क्या हो जाएगी? त्रिज्या। इसको हम क्या बोल देंगे? त्रिज्या। ये सारे के सारे, ये सेंटर है और सेंटर से इसकी दूरी त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर अगला चीज समझिए आप, यहाँ पर हो गया ये वृत्त का परिधि हो गया, एक केंद्र हो गया। गौर करिएगा कि एक जो रेखा होगा बीच से गुजरेगा इस तरह से। इसको समझने से पहले ये क्या है ये जानने से पहले इसके एक और भाग को आप समझिए। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक वृत्त का बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं को यूज करके हम एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार से ये बिंदु और ये बिंदु को लाइन यूज कर करके हम एक लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को यूज करके मैं ऐसा लाइन खींच सकता हूँ इस तरह से। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों इसको आप बोलिएगा जीवा। क्या बोलिएगा इसको? जीवा। तो देखिए जीवा का परिभाषा क्या बोल सकते हैं? अगर आपको जीवा का परिभाषा लिखने के लिए आता है तो क्या बोलेंगे आप? वृत्त के दो बिंदुओं को, देखिए वृत्त का एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग जीवा कहते हैं। अब जिसमें देखिए खास बात क्या है ना कि ये वृत्त का जीवा है। जैसे जैसे मान लिया कि इसका केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये बिंदु है। अब जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएंगे यानी कि सेंटर की ओर जाएंगे तैसे तैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हैं इससे इसका लंबाई अधिक है, इससे लंबाई इसका अधिक है, फिर से अधिक लंबा है। और इसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ केंद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका जो लंबाई है उसे घटता चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे लंबी है, इसके बाद घटता चला जा रहा है, फिर घटता चला जा रहा है, ये फिर घटता चला जाएगा। तो अब जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे घटता चला जाएगा और केंद्र की ओर जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो इन सभी को, इसको भी आप जीवा बोल सकते हैं, इसको, ये सारे को आप जीवा बोलेंगे। तो बताइए एक वृत्त के अंदर कितना जीवा खींचा जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल, असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। इसीलिए क्योंकि देखिए इसको इस तरह से ऐसे खींचा गया तो इसको तो मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ ना, इस तरह से मैं खींच सकता हूँ इसको, हाँ या ना? बिल्कुल खींच सकता हूँ। लेकिन हमको कोई माना नहीं ना किया है कि मैं ऐसे नहीं खींच सकता हूँ, मैं तो ऐसे भी खींच सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मुझे कोई माना थोड़ी ना किया कि ऐसे मैं नहीं खींच सकता हूँ। इसका मतलब है कि एक वृत्त के अंदर असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। चलिए अब जीवा आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब जीवा जब आप समझ गए होंगे, आप समझिए व्यास को। देखिए एक जो रेखा होगा, जैसे मान लेते एक जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन एक लाइन तो होगा ना जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है ना उसको हम लोग बोलेंगे व्यास, वृत्त का व्यास बोलेंगे। तो व्यास का फिर परिभाषा क्या होगा? देखिए ये जीवा है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। तो ये जीवा है, साथ ही साथ ये व्यास है। तो व्यास का परिभाषा क्या बोलेंगे? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को, वृत्त का, देखिए जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को व्यास कहते हैं। या तो अब ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ऐसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे हम जीवा कह सकते हैं। तो जीवा का ये भी परिभाषा है। अब बताइए एक वृत्त में हम कितना जीवा खींच सकते हैं? अगर आपको एक मैं वृत्त दे दूं और बोलूं कि आप जीवा खींचिए तो कितना जीवा खींच पाएंगे? 1, 2, उससे अधिक भी खींच पाएंगे क्या? देखिए एक जीवा हो गया, इस तरह से इसी केंद्र का यूज करके मैं ऐसे खींच दिया, इसके बाद ऐसे खींच दिया, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, इसको और भी आप खींच सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा होगा तो इसको आप मैग्नीफाइन कर लीजिए, इसको आवर्धित कर लीजिए, बड़ा कर दीजिए, आपको फिर से गैप बड़ा लगने लगेगा। इसके बीच में और भी बहुत सारे जीवाएं आप खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा एक वृत्त के अंदर जिस प्रकार से असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है, एक वृत्त के अंदर जिस तरह से असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है, उसी प्रकार से एक वृत्त के अंदर असंख्य व्यास भी खींची जा सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं एक छोटा सा आपको रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले वृत्त का यहाँ पर ये सेंटर है ना, इस सेंटर का यूज करके आपने बहुत सारे बिंदुओं को रखा था किनारे किनारे, इस केंद्र से यानी कि इस बिंदु से समान दूरी पर।
तो समान दूरी पर, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं हम लोग। और ये टोटल इसकी जो लंबाई है, इस टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहे थे? परिधि कहे थे। इसके बाद देखिए ये हो गया इसका केंद्र और ये हो गया इसका, जैसे ये हो गया इसका केंद्र और ये हो गया इसका परिधि, तो केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं को, एक बिंदु यहाँ पर दूसरा बिंदु यहाँ पर, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहे, माफ करिएगा जीवा कहे थे। और ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा, ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा, उसको हम क्या बोले? उसको हम लोग व्यास बोले। क्या बोल दिए थे? व्यास बोल दिए थे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप मैं इसको नोट्स पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं एक सेपरेट पेज पे नोट्स दे दूंगा, इसीलिए अभी आप नोट्स करने में ध्यान नहीं देंगे, समझने पे ध्यान देंगे। तो चलिए और भी वृत्त के भागों को हम देखते हैं। एक वृत्त आपके पास फिर से है। तो देखिए एक ऐसा बिंदु, जैसे मान लिया कि एक बिंदु है, तो यहाँ पर इससे एक हम लाइन जब खींच देंगे, याद रखिएगा ये जो रेखा है इस वृत्त का एक ही बिंदु को जब स्पर्श करेगा, तो ये जो रेखा है इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु का परिभाषा क्या बोल सकते हैं? ऐसा रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करे, ऐसा रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करे, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। माफ करिएगा, इसको स्पर्श बिंदु नहीं, इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से होकर के ये रेखा को खींचा गया है, इस बिंदु को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस रेखा को जब मैं अंदर ले आऊंगा इस तरह से, तो देखिए ये जो रेखा है ना, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। एक बिंदु सपोज करिए किसका नाम ए देते, दूसरा नाम बी। तो ये ए और बी दो बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये रेखा, तो इस रेखा को हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोल देंगे? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या होता है? वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। देखिए एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। सपोज करिए आपके पास एक वृत्त है, तो इस वृत्त के बाह्य बिंदु क्या होता है? वृत्त के जो बाहर में कोई बिंदु आप रखते हैं, तो इस बिंदु को आप यहाँ से, इस बिंदु का प्रयोग करके आपको क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए यहाँ से मान लीजिए कि ये बिंदु है, तो इस तरह से इस पर छूते हुए निकल जाएगी, और इस तरह से यहाँ से ये ऐसे छूते हुए निकल जाएगी। तो ये जो रेखा होगा, इसको आप जो भी चाहे मन नाम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर P दे सकते हैं, यहाँ पर Q दे सकते हैं, यहाँ पर R दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये और ये जो रेखा है, ये दोनों को हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्यों स्पर्श रेखा बोलेंगे? क्योंकि वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करके आगे निकल जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए समझने की चीज़ क्या है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर आपको स्पर्श रेखा खींचना है तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जिसका जवाब होगा दो स्पर्श रेखा। देखिए एक स्पर्श रेखा ये हुआ, दूसरा स्पर्श रेखा ये हुआ, तो अब कितना खींचे? दो। यानी कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से अगर आपको स्पर्श रेखा की संख्या गिनना होगा तो बोल सकते हैं दो होगा। इस प्रकार से जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल इस तरह से, यहाँ पर बाह्य बिंदु है, कहीं पर इसके किनारे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले सकते हैं और उसका यूज करके, जैसे यहाँ पर ये बिंदु हो गया, तो यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, तो देखिए कितना स्पर्श रेखा हुआ? दो। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु को यूज करते हुए आप केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब देखिए इसके बाद का जो भाग होता है, आपके पास एक वृत्त है और इस वृत्त पर आपको समानांतर स्पर्श रेखा खींचना है। समानांतर स्पर्श रेखा, अब समानांतर स्पर्श रेखा, तो समानांतर स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको समानांतर रेखा को बुझना होगा। समानांतर रेखा क्या होता है? जैसे मान लिया कि आपके पास ये दो लाइन है L और M, तो इसको अगर यदि L और M आपके पास समानांतर लाइन है, तो समानांतर इसको आप कह क्यों पा रहे हैं? क्योंकि इसकी जो दूरी है, यहाँ पर का दूरी को देखिए और यहाँ पर का दूरी को देखिए, लगभग बराबर है। यानी कि इसमें अंतर जो है दोनों लाइन का, वो अंतर समान है, इसीलिए उसको आप कह पा रहे हैं समानांतर लाइन। तो ये समानांतर लाइन का विशेषता क्या होता है कि इसको आगे की ओर जब बढ़ाएंगे ना, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसको चाहे जितना मर्जी आप आगे बढ़ा लें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसीलिए L और M को हम समानांतर कह पा रहे हैं। तो इस वृत्त पर आप क्या करेंगे? समानांतर रेखा खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बिंदु है वृत्त का, तो इस बिंदु का यूज करते हुए एक लाइन हम ऐसे खींचे, और ये दूसरा बिंदु है, यहाँ पर इसका यूज करते हुए ऐसे रेखा हम खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर
एल और एम दो समानांतर लाइन हो गया। क्या इन दोनों लाइन के अलावा और भी कोई ऐसा लाइन आप खींच सकते हैं जो इन दोनों के समानांतर होगा? आप कहीं से भी ट्राई करके देख सकते हैं। जब आप इस बिंदु से खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे। हर हाल में आपका जो है ना ये दोनों लाइन कट ही जाएगा, और दोनों लाइन जब कटेगा तो उसको आप समानांतर नहीं कह पाएंगे। यानी कि एक वृत्त में अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक वृत्त में कितने समानांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे केवल और केवल दो। कितना होगा? केवल और केवल दो। लेकिन आपको ये नॉर्मली पूछा जाए कि एक वृत्त पर आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका जवाब होगा असंख्य। असंख्य क्यों होगा? क्योंकि एक वृत्त पर, वृत्त के जो परिधि होता है उस परिधि पर असंख्य बिंदुएं हैं, और सभी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर समानांतर स्पर्श रेखा का बात करेगा तो बोलिएगा दो, और स्पर्श रेखा का, नॉर्मली स्पर्श रेखा की बात करेगा तो बोलिएगा असंख्य। तो ये जो थ्योरी सेक्शन है कंप्लीट होता है यहाँ पर, और जो भी चीज़ छूटा हुआ होगा उसको एक्सरसाइज पढ़ाने के दौरान मैं बता भी दूंगा। तो आज अब इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे एक्सरसाइज 10.1, यानी कि प्रश्नावली 10.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास 10.1 प्रश्नावली 10.1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें जो बेसिक आपको बताया गया है, पहले बेसिक को अच्छा से देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे, क्योंकि आप बेसिक नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वृत्त दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बड़ी आसान से इसका आप जवाब दे पाएंगे। ये वृत्त है और आपको पता है कि ये जो वृत्त का परिधि है सो बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इसके परिधि पर असंख्य बिंदुएं हैं। तो आपको पता है कि ये बिंदु है, ये बिंदु है। मैं एक बिंदु को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे तो इसके परिधि पर असंख्य बिंदुएं हैं। तो देखिए इस बिंदु से आप ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस तरह से यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर बिंदुएं हैं सभी से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और आपको जब यहाँ पर पता है कि इसके जो परिधि उसमें असंख्य बिंदुएं हैं, इसका मतलब असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? अब इसका आंसर लिखेंगे असंख्य। क्या लिखेंगे? असंख्य। इसी को आप लिख सकते हैं अपरिमित, या लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक। तो पहला का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसमें खाली स्थान भरना है। देख पा रहे होंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब आपके पास अगर एक वृत्त होगा तो ये वृत्त जो है इसकी जो स्पर्श रेखा है, देखिए वृत्त हो गया और यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो आपको पता है कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है, वृत्त को एक स्थान पर ही स्पर्श करती है। सवाल पूछा जा रहा है किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितने स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। तब क्या लिखेंगे? एक स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा जो है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, आप देख पाएंगे यहाँ पर एक वृत्त है आपके पास, यहाँ पर इस तरह से रेखा, देखिए ये रेखा जो है यहाँ पर और एक रेखा यहाँ पर, माफ करिएगा बिंदु, एक बिंदु यहाँ है दूसरा बिंदु यहाँ पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसका नाम आपको बताया गया था छेदक रेखा। तो बताइए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इसका आंसर हो जाएगा छेदक कहते हैं। छेदक रेखा लिखेंगे, छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं। आपके पास एक वृत्त है, सबसे पहले आप समानांतर को समझे कि समानांतर क्या होता है। देखिए दो रेखाओं को, दो लाइन को समानांतर कहा जाता है अगर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए इसको अगर इस तरह से अगर मैं लाइन खींचता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाते चला जाऊँगा, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है इक्वल है, जितना दूरी यहाँ पर उतना ही दूरी यहाँ पर है। इसको अगर आगे बढ़ाता हुआ मैं चला जाऊँ तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो दो रेखाओं को समानांतर कहा जाता है अगर यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। समानांतर का अर्थ ही होता है समान अंतर वाला। तो यहाँ पर ये दोनों का अंतर समान है, यहाँ पर भी समान अंतर है, आगे इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसी तरह से वृत्त के अगर हम यहाँ पर वृत्त पर अगर हम समानांतर रेखा खींचेंगे तो कितने समानांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं?
तो देखिए मैं कुछ समानांतर रेखा खींचने का प्रयास करता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक बिंदु है, यहाँ से एक मैं स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया। आपके पास एक बिंदु यहाँ पर होगा, यहाँ से एक मैं स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एल और एम यहाँ पर दो समानांतर स्पर्श रेखा है। अब इसके अलावा अब अगर रेखा खींचने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इस बिंदु से इस बिंदु पर, इस बिंदु से कहीं पर भी, तो इतना कन्फर्म है कि इस दोनों लाइन को प्रतिच्छेद कर लेगी वो। यानी कि इसके अलावा आप यहाँ पर और समानांतर रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको प्रश्न जब पूछा जाता है कि एक वृत्त पर कितने समानांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर आपको जनरली स्पर्श रेखा बोलेगा तो स्पर्श रेखा तो आप अनंत खींच सकते हैं, लेकिन समानांतर स्पर्श रेखा बोलेगा तो आप मात्र 2 खींच सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर जो आपके लिए सूचना दिया गया, सो क्या सूचना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो चलिए मान लिया कि एक वृत्त है आपके पास और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बोलता है यहाँ पर कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो बिंदु P, मान लिया कि आपके पास एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर मान लिया कि इसका केंद्र O हो जाएगा। यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा खींच दें इस तरह से। आगे बोलता है कि एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलते हैं कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर। OP देखिए यहाँ O हो जाएगा और OP यहाँ पर आप P मान सकते हैं आप। तो OP की जो लंबाई है सो है 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप Q लिख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है सो कर्ण की लंबाई, यानी कि ये वाला जो भुजा है इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। O से P की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। और O से Q की दूरी है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या पता नहीं है? ये वाला, यानी कि PQ आपको पता नहीं है, PQ आपको निकालना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। आपको पता है कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त का स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको जब आप ऐसा करके मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज क्यों बनेगा? तो इसका जवाब होगा कि अगर यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बनता है, एक कोण का माप 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लागू कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इसका जो कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। फार्मूला पे हम देख सकते हैं क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो, जैसे मान लिया कि आधार हो जाएगा, तब आधार यहाँ से निकाल सकते हैं। आधार को इधर छोड़ देंगे, लंब को इधर ले आएंगे, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से कभी आपको लंब पूछेगा, आधार पूछेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो जो दिया हुआ सूचना, पहले उसको आप लिख लें। आपको दिया हुआ है OQ। OQ क्या है? तो OQ बराबर है आपके पास 5 सेंटीमीटर। OP कितना है? तो OP है 12 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है? PQ। क्या निकालना है? PQ। तो PQ बराबर क्वेश्चन मार्क्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जो निकालना है उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और नहीं तो फिर फार्मूला जो है कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ पूरा। फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण के स्थान पर क्या है? OP है, तो कर्ण की जगह में आप OP लिख देंगे। तो OP के स्क्वायर बराबर लंब का स्थान पर क्या है? OQ। यहाँ पर OQ लिख देंगे, प्लस आधार का स्थान पर क्या है? PQ। तो यहाँ पर PQ ही छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि ये निकालना है। अब देखिए OP की लंबाई कितना है? OP का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर, 12 के स्क्वायर लिख देंगे बराबर OQ। OQ कितना है? OQ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे और प्लस PQ को अब छोड़ देंगे, क्योंकि यही निकालना है, PQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा?
44, 12 गुना 12 जब आप कर लेंगे, 12 के स्क्वायर को कभी भी 12 दूनी 24 नहीं करेंगे, ये 12 गुना 12 है, मतलब 12 को 12 बार जब पहाड़ा बोलेंगे तो 144 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 नहीं होगा, 5 पंजे 25 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और प्लस में PQ का स्क्वायर। इसको आप इधर ले आएंगे तो 144, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 25 बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब घटा लेंगे तो हो जाएगा 119 और बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। यहाँ से जब स्क्वायर को आप रिमूव करेंगे तो इधर हो जाएगा 119 में रूट आ जाएगा, बराबर क्या बच गया इधर PQ। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं PQ बराबर √119 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी लंबाई PQ की लंबाई आपको पता हो गया। तो चलिए आगे इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो चलिए 10.1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिसमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। तो इसमें मान लीजिए कि दी गई रेखा ये होगा, बोला है कि दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो मान लिया कि दी गई रेखा यहाँ पर L है। अब इसी के समानांतर खींचना है आपको एक रेखा, लेकिन ध्यान रखना इसके समानांतर तो होगा, इस वृत्त के लिए वो स्पर्श रेखा होगा और दूसरा छेदक रेखा होगा। तो बड़ी आराम से यहाँ पर ऐसे खींच सकते हैं एक रेखा, यहाँ पर इसका नाम M दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस वृत्त को चूंकि एक बिंदु पर यहाँ स्पर्श करेगी तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगा और इसके समानांतर भी है। और दूसरा है एक और इस तरह से रेखा खींच सकते हैं, इसका नाम आप P दे सकते हैं। तो देखिए ये भी समानांतर, यानी कि इसका समानांतर ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये दो बिंदुओं को वृत्त पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये छेदक रेखा हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आपको केवल फोटो खींचना था, बनाना नहीं था यहाँ पर। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम इसको पूछा नहीं जाता, फिर भी अब बना लेंगे। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समानांतर। देखिए हम एक वृत्त बना लिए, मान लिया कि यहाँ पर O केंद्र का एक वृत्त हुआ, तो इसमें दी गई रेखा मेरे पास मान लिया कि ये L था, तो L के समानांतर हमने एक रेखा खींचा M, जो कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा है और इस रेखा के लिए वो समानांतर रेखा है। फिर मैंने एक और तीसरी रेखा जो खींचा वो L के समानांतर तो है, लेकिन रेखा को खींचने समय में ध्यान क्या दिया कि ये इसके लिए क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। आपको पता है छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब बना लेंगे।